स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल थिंक पॉजिटिव पे। मैं डॉक्टर छविलाल भारत के संवैधानिक विकास की सीरीज़ में लेक्चर की सीरीज़ में आज अपना 10वां लेक्चर लेके आप सभी के सामने आया हूँ। आज हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पे चर्चा करेंगे। यह परिषद अधिनियम क्यों लाया गया था, इसमें कौन कौन से प्रावधान थे, इन सारे फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और जो परीक्षक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे यह चीज़ें आप सबके जानकारी में आ सके। तो मेरी उम्मीद है कि हम इस अधिनियम को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को स्टार्ट करते हैं। 1800 परिषद जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया था, उससे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी। इस अधिनियम से पहले एक विवाद उत्पन्न हुआ था जिसे इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से जानते हैं। तो ये दो चीज़ें भारतीय परिषद अधिनियम से पहले घट चुकी थी और इन दोनों के कारण भारतीयों ने क्या किया, प्रशासन और विधि निर्माण में अपने आप को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग करने लगे। ठीक है, और इस मांग के कारण मतलब भारतीयों के प्रशासन और विधि निर्माण में उनके अधिक प्रतिनिधित्व की मांग के कारण ये अधिनियम लाया गया था। क्यों? क्योंकि भारतीयों को प्रशासन के साथ संयुक्त करने की नीति का परिणाम ये माना जाता है। मतलब भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, प्रशासन के साथ जोड़ दिया जाए, उसके कारण ये अधिनियम 1892 लाया गया था। तो आइए अधिनियम में उपबंध की बात करते हैं, कौन कौन से प्रावधान थे, कौन कौन सी पॉलिसी इसके तहत बनाई गई थी। तो हम बात करते हैं 1892 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो इसमें सबसे पहले निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ किस अधिनियम के तहत? 1892 अधिनियम के तहत। निर्वाचन शब्द का इसमें प्रयोग नहीं किया। ध्यान देने वाली बात है कि निर्वाचन शब्द का इसमें प्रयोग नहीं किया गया था। निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष या परोक्ष इनडायरेक्ट निर्वाचन प्रणाली का उपयोग किया गया था। देखिए, इसमें निर्वाचन के लिए कहीं पे भी निर्वाचन शब्द का कहीं पे भी प्रावधान नहीं था, आप लोग ध्यान रखेंगे। किंतु निर्वाचन के लिए जो प्रणाली उपयोग की गई थी वो कौन सी प्रणाली थी? इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम था। परोक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था। इन निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। जो इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आते थे उनको नॉमिनेटेड की संज्ञा दी जाती थी, मनोनीत मेंबर कहा जाता था। केंद्रीय विधानमंडल के 5 गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, जो केंद्रीय विधानमंडल था उसमें 5 जो गैर सरकारी सदस्य थे उनका निर्वाचन चारों प्रांतों के विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता वाणिज्य मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता था। जो केंद्रीय विधानमंडल में 5 गैर सरकारी सदस्य थे उनका निर्वाचन किसके द्वारा होता था? चारों प्रांतों के विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता वाणिज्य मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता था। अन्य 5 गैर सरकारी सदस्यों को कौन? गवर्नर जनरल नॉमिनेट करता था। यहाँ ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय कार्यकारिणी में कितने सदस्य थे? 10 थे। 5 सदस्यों का जो निर्वाचन होता था वो किसके तहत होता था? तो चारों प्रांतों के विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्यों और कलकत्ता वाणिज्य मंडल के सदस्य के द्वारा होता था। और जो 5 सदस्य थे उनको गवर्नर जनरल क्या करता था? नॉमिनेट करता था। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को, जो प्रांत के विधानमंडल के सदस्य थे उनको नगर पालिकाएँ, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय या वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे। इस प्रकार यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्टर सिस्टम की शुरुआत की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का क्या किया गया? इसके तहत विस्तार किया। तभी तो भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता दी जा सकती थी या उनको जोड़ा जा सकता था। तो उन्होंने क्या किया? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया। अब कम से कम 10 और अधिकतम 16 करने की बात की गई। देखिए, 10 और 16 जो पिछली अधिनियम जो हमने 1861 के अधिनियम में जो चर्चा की है उसमें 6 और 12 की बात हो रही थी, यहाँ पे 10 और 16 की बात हो रही है। आप लोग पिछला हमारा लेक्चर जितना भी है, इससे पहले के लेक्चर से अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि कहाँ पे क्या परिवर्तन
किया है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत विस्तार कर दिया गया। सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिकतम 16 निर्धारित की गई। कुल सदस्यों में से देखिए, कुल सदस्यों में से 40% पहले आधे थे, अब उन्होंने आधे से, आधा क्या होता है, टोटल का 50% होता है, तो 1861 में आधे गैर सरकारी सदस्य रखने की बात की गई थी। लेकिन इसमें कहा गया कि जो कुल सदस्य हैं उसका कितना प्रतिशत, 40% सदस्य अशासनिक रखने का प्रावधान किया गया, 10% कम कर दिया। आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न पूछा है कि कितने प्रतिशत, तो आधे से कम यानी 40% जो सदस्य थे उन्हें अशासनिक या प्रशासकीय या असैनिक रखने की बात की गई थी। जिनमें से कौन कौन थे, जिनमें से कैसे लोग थे, कुछ चुने हुए थे और कुछ मनोनीत होने थे। ठीक है, इनके अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन के लिए नियम बनाने का अधिकार सपरिषद राज्य सचिव को दे दिया गया। राज्य सचिव इन सदस्यों के मनोनयन के लिए कानून बनाने का अधिकार अपने पास दिया गया। राज्य सचिव ही उनके लिए मनोनयन का अधिकार या कानून बना सकता था। राज्य सचिव के पद का सृजन कब हुआ था, 1858 के अधिनियम में। हम अपने पहले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो जो अतिरिक्त सदस्य थे उनके मनोनयन के लिए, उनके नॉमिनेशन के लिए जो भी कानून बनते थे उसका अधिकार किसे दिया गया था, सपरिषद राज्य सचिव को दे दिया गया था। परिषद के सदस्यों के अधिकार में भी विस्तार किया गया इसके तहत, इस अधिनियम 1892 के तहत। अब क्या कर दिया गया, बजट पर विचार प्रकट करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पहले बजट पे उनको कुछ भी अधिकार नहीं था, अब वो बजट पे विचार प्रकट कर सकते थे और उस पे प्रश्न पूछ सकते थे, किंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। आप ध्यान रखेंगे, बजट पे केवल विचार कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन इस अधिनियम के तहत उन्हें मत देने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। सार्वजनिक हित के मामलों में वो 6 दिन पूर्व, 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछ सकते थे। जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो मामले थे उसकी सूचना वो तब पूछ सकते थे जब वो 6 दिन पहले सूचना दे दी हो कि हमें इस मुद्दों पे प्रश्न पूछना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा है प्रश्न। प्रांतीय विधानमंडल की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। बम्बई, मद्रास, बंगाल में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या क्या किया, न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 कर दी गई। ठीक है, इनका गठन किया गया था 1861 अधिनियम के तहत। बंगाल का गठन हुआ था। बम्बई, मद्रास तो पहले से थी ही प्रांत, लेकिन नया जो गठित हुआ था हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की है, आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें ये कहा गया कि जो प्रांतीय विधानमंडल की कार्यकारिणी थी उसका विस्तार किया गया। अब देखिए, बम्बई, मद्रास और बंगाल, इनमें जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 कर दी गई। उत्तर पश्चिम प्रांत जो था, इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई, 15 निर्धारित की गई। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार में भी विस्तार किया गया। देखिए, परिषद का जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसके जो सदस्य थे वो क्या कर सकते थे, परिषद से प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई। 6 दिन की सूचना के साथ सरकारी नीतियों पर वो क्या कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, किंतु सरकार के पास अधिकार था कि वो बिना कारण बताए प्रश्नों के उत्तर देने से मना कर सके। तो ये कुछ प्रावधान थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे जो 1892 के अधिनियम में हमें दिखाई देते हैं। जैसे निर्वाचन इम्पोर्टेंट है, भागीदारी को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रावधान किए, ये सारी चीज़ें तथ्यात्मक चीज़ें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। परीक्षा उपयोगी है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। धन्यवाद।